गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आवाज आ रही है बच्चों? यस है। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं जस्ट आज जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से क्या होगा, उसके बारे में जस्ट थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट तो हम कर लेंगे। आज फ्राइडे सैटरडे है? फ्राइडे है, ओके। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखो क्या स्टडी किया था। जनरल सारी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की टर्म है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरल हम क्या कहते हैं, आपने फिजिकल में भी पढ़ा, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ऑर्गेनिक में भी पढ़ रहे हो स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर आपको कोई पूछे स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बताते हो जनरली? इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, कि भाई ये मैटर किससे बना होता है? एटम से। मैटर किससे बना होता है? एटम से बना होता है। तो जस्ट हम क्या करते हैं, अपने एटम या अपने मैटर को, जिसका भी हम क्या करते हैं स्पेक्ट्रल, जिसका भी हम ग्राफ स्टडी करना चाहते हैं, वो अपना मैटर लेके उस पर रेडिएशन डालते हैं। अब वो रेडिएशन किस चीज की है, किस आपने इसको इंस्ट्रूमेंट में रखा है, आपने आईआर में रखा है, यूवी में रखा है, या आपने मास स्पेक्ट्रोमीट्री में रखा है, या फिर आपने किस में रखा है, आपने जनरल एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसके अंदर रखा है। तो ये उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा? ग्राफ मिलेगा। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको बताया ही, इससे पहले आपने जो पढ़ा है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मेनली हमें क्या बताते हैं जनरली, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है आपको उसके बारे में बताते हैं, आइडिया दे देते हैं कि भाई आपका जो कंपाउंड आपने जो सर्च किया है, रिसर्च किया है, आपने जो फॉर्म किया, जो आपने सिंथेसाइज किया है, वो कैसा है। वो कैसा इन द सेंस भाई उसके अंदर कौन कौन से एटम है, कौन कौन से कार्बन है, या फिर किस टाइप का कार्बन का एनवायरमेंट है, किस टाइप के हाइड्रोजन का एनवायरमेंट है। तो ये जनरली हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से, डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो टेक्निक है उनकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि किस में क्या चीजें हैं। सपोज किया आपने कोई कंपाउंड सिंथेसाइज किया, तो सिंथेसाइज किया, मान के चलो मैंने कोई टोलिन सिंथेसाइज किया, फिलहाल मेरे को पता है टोलिन है। ठीक है, बट यदि आप जब आप एनएमआर स्टडी करते हो तो आपको बताता है कि उसमें इतनी 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 वैल्यूज हैं उसकी। तो उस वैल्यू से आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हो कि इसके अंदर एक बेंजीन का स्केलेटन होगा, और बेंजीन का जो स्केलेटन है उसमें इसकी पीक इतनी है, तो उसमें कार्बन इस टाइप का होगा। तो जस्ट आपको उनसे एक आइडिया हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें आईआर से आपको क्या पता चलता है कि उसमें जो पीक्स हैं, पीक से पता चलता है मेनली सभी का ग्राफिकली स्टडी पता चलता है। अब जैसे मान के चलो हम कहते हैं भाई किसी का ना हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक आ गया इंस्टेंट वो क्या करवाते हैं, उनकी ईसीजी वगैरह करवाते हैं। तो ईसीजी से क्या करते हैं, वो उनकी ग्राफिकल स्टडी देखते हैं कि इसकी जो हार्ट बीट है वो कैसे चल रही है, सही चल रही है, नॉर्मल चल रही है, क्या चल रहा है। तो जनरल वो ईसीजी देख के तो पता चलता है, या थोड़ी है कि भाई उसके कान लगा के यहाँ पर देख सुनेगा कि भाई हाँ कुछ कम चल रही है, कुछ ज्यादा आ रही है, कुछ कम आ रही है, कुछ ज्यादा आ रही है। उसे थोड़ी पता चलेगा। हमें कैसे पता चलेगा? जनरली हम क्या करेंगे, उसकी जो पिक्टोरियल जो आपकी ग्राफिकल स्टडी है, या आप जो उसका पिक्चर ग्राफ है, उसी से तो बता सकते हो। सेम एमआरआई है, एमआरआई हुई, सीटी स्कैन हुई, एंजियोग्राफी हुई, ये सब जितनी भी टर्म है, तो उससे हम क्या करते हैं, एक ग्राफिकल स्टडी से ही तो हम पता लगता है कि इसके अंदर यहाँ फॉल्ट है, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये होना चाहिए था, यहाँ पर ये नहीं है। जस्ट एक डिटर्मिनेशन होता है एक ग्राफिकल स्टडी। ठीक है, तो हमने एनएमआर मैंने आपने बहुत अच्छे से किया है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे किया है। ठीक है, इसके बाद आता है जैसे कि आईआर है। आईआर से मेनली हमें क्या पता चलता है, जस्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेक्शन होती है। सपोज करो मैंने कोई कंपाउंड डिटेक्ट किया, तो आपको क्या मिलता है, आपको उनकी फंक्शनल ग्रुप की आईआर वैल्यू लर्न होनी चाहिए। अगर आपको आईआर वैल्यू लर्न है तो आप तभी बता सकते हो कि ये जो पीक है वो कार्बोनिल की है, या ये पीक OH की है, ये पीक NH2 की है, ये पीक जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की है, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N की है। मतलब डिपेंड करता है। वो आपको कैसे पता चला करेगा, जब आपको उनके बारे में क्या होगी, नॉलेज होगी। और नॉलेज किसकी होगी? उन पीक्स की। तो यानी आपको आईआर पढ़ने के लिए आपको उनकी पीक्स की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, सबसे पहली बात ये है। ठीक है, तो इससे तो आईआर से ये है। इसके बाद आता है यूवी।
यूवी में क्या पता चलता है आपको कि भाई उसमें किस टाइप का स्केलेटन सिस्टम है, किस टाइप का स्केलेटन सिस्टम, जैसे कि आपके उसमें का जो रिंग है वो होमोएनुलर है या हेट्रोएनुलर है। उसमें मेनली आप लैम्बडा एक्स की वैल्यू से आपको डिटर्मिनेशन होती है कि सपोज करो अगर एक कोई 214 पे आ रही है या 253 पे आ रही है तो आपको जस्ट आइडिया हो जाता है कि भाई इसके अंदर इस टाइप की कोई मोइटी होगी। लाइक अगर मैं कहूँ होमोएनुलर है तो 214 पे है या 253 पे है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम है, कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है या कोई एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो ये सब आपने कहाँ स्टडी किया होता है, बीएससी में, और कौन से सेमेस्टर में, 6 या 5th सेमेस्टर में आपने जनरली स्टडी किया होता है। आपने वहां पर एनएमआर पढ़ा होता है, यूवी भी पढ़ा होता है और आईआर भी पढ़ा होता है, पर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने वो कितने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मास, जो मेरा मेन टॉपिक है, देखो मैंने कोई आईआर नहीं स्टार्ट किया, कोई यूवी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने वो टॉपिक स्टार्ट किए हैं जिसमें मैं ज्यादा टाइम लगा सकता हूं। ठीक है, ताकि मैं भागा दौड़ी ना करूं और आपको अच्छे से समझ में आए, टाइम लेके करें हम हर चीज को। क्योंकि ये आईआर यूवी तो खुद भी कर लेंगे अगर टाइम मिला तो, अगर मिल गया तो वैसे तो टाइम तो मिलेगा ही, मैं खुद ही करा दूंगा। पर पिछले हर बार क्या होता है कि भाई यूवी जैसे मैं थोड़ा ही टाइम दे पाता हूँ, कुछ ही लेक्चर दे पाता हूँ, अगर पर इस बार टाइम ज्यादा मिलेगा तो मैं अच्छे से आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या नाम से पता चलता होगा कि हम ना इसमें मास डिटर्मिनेशन करते हैं। मास डिटर्मिनेशन में क्या मतलब कि इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि बॉन्ड की ब्रेकिंग, बॉन्ड टूटता है और अलग अलग चीज में मिलता है हमें, तो वो फ्रेगमेंटेशन है। तो यानी हमने इसमें स्टडी करना है फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, कि फ्रेगमेंटेशन पैटर्न में क्या है कि आप बॉन्ड को कहां से तोड़ सकते हो या बॉन्ड यहीं से टूटेगा। तो उसमें मेनली क्या है, तो उनको हम बोलते हैं पीक्स, मेटास्टेबल पीक्स। ठीक है, बेस पीक, मेटास्टेबल पीक्स। तो इस तरह की हम उसमें क्या करेंगे, जनरली स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि CH3CH2OH, ये हमारा इथेनॉल है। अब इथेनॉल का इसमें आपको मास की नॉलेज होनी चाहिए। मास की इन द सेंस कि भाई आपको कार्बन का मास, हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास, इनका मास, मेनली नाइट्रोजन का मास, इनकी मास की नॉलेज होनी चाहिए। सपोज करो मैं इसको इसका निकालना है, तो इसका ओवरऑल मास कितना आएगा, कितने हो गए, कार्बन 12, कार्बन 2 हो गए, तो कार्बन 2 का कितना हो गया, 24। एक ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, 16। और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 6 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया। तो 24 16 कितने हो गए, 40, और 40 और 6 46, यानी 46, यानी इसका 46 मास है। 46 इसका क्या है, मास है। ठीक है, पर इसमें हम डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालते। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, रेडिएशन देते हैं। और रेडिएशन से करने से क्या होता है, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये आयनाइज फॉर्म में चला जाता है। आयनाइज इन द फॉर्म में सेंस क्या है, यानी फ्री फ्री रेडिकल फॉर्म में। तो हम ऐसे साइन लिखेंगे इस तरह से। इस तरह का मतलब है क्या है, जब भी कोई इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई एटम है, एम है, एम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की मतलब जैसे दिया या कुछ भी हमने इस पे वो करी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मैं आपको सब बता दूंगा ये कैसे हुआ कैसे नहीं है। तो ये आपने इस तरह दिखना होता है इसमें। ठीक है, ये एम पॉजिटिव फ्री रेडिकल, यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो है अभी और एक चला गया है। ठीक है, वो आयनाइज देके हमने अपने बाहर निकाल दिया है। जैसे कि कोई भी एक्सरे रेडिएशन दे दी, ठीक है, यानी जो हाईली इलेक्ट्रॉन रेडिएशन दे दी, जिसकी वजह से जो उसके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, निकल गया। अब उसके पास जब वहां से निकल गया तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह का कुछ हम इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ये है। अब इसमें और क्या कर सकता हूं, मैं वाटर निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता है वाटर, आपको पता ही है, ये CH2 इस तरह से ये वाटर निकल जाएगा। और वाटर निकलने के बाद आपके पास क्या बचता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब इसका मास कितना हो जाएगा वो आपको लिखना पड़ेगा, कितना हो गया, 29। तो यानी जब आप ग्राफिकल स्टडी करोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा कि भाई एक 59 पे है, 46 पे है, और एक कितने पे है आपका, 29 पे है। आपको क्या दे देगा जनरली, पहले तो आप क्या करोगे, उस कंपाउंड की ना स्टडी कर लोगे, उस कंपाउंड की मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक से स्टडी कर लोगे कि भाई इसका एक्चुअल में मास कितना है। तो वो एक्चुअल में मास आपको दिखा देगा कि भाई इतना इसका मास है, 121। ठीक है, एक आपको क्या होना चाहिए फॉर्मूले, मतलब मास से ना आपको निकालना भी आना चाहिए कि भाई इस क्या क्या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो मिलेगी। ठीक है, वो थोड़ा सा आज मैं वो चीज आपको सिखा देता हूं, बाकी तो धीरे धीरे हम क्या कर लेंगे, स्टडी करेंगे।
ठीक है, सीक्वेंस वाइज। तो बीच का एक छोटा सा टॉपिक है ये, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये बड़ा हेल्पफुल है वैसे तो। जैसे आपको कह देता है, मुझे नहीं पता कि वो एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा, तो मैं उसमें चेंज कर लूंगा, पर निकालना आना चाहिए। सपोज करो मैंने क्या आपको 98 दे दिया, ठीक है, और 98 में आपको बनाना है कार्बन और हाइड्रोजन का फॉर्मूला बनाना है कि भाई कितने कार्बन होंगे कितने हाइड्रोजन होंगे। तो आप क्या करते हो, मेनली इसका एक फॉर्मूला होता है 13 रूल। 13 रूल क्या कहता है कि इसको ना 13 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है, 13 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 7 बचेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है आपका CN और ये होता है आपका R, तो फॉर्मूला बनता है हमारा CnHn प्लस R। अब आप इसको सेट करके देखो कि ये इतना ही बनाएगा नहीं बनाएगा। C कितने हो गए, 7, ठीक है, और H कितना हुआ, कितना हुआ, 14। और ये कंपाउंड जो होगा इसके अंदर क्या मिलेगा, आपको कह देगा कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या फिर अगर वो अनसैचुरेशन टेस्ट दे रहा है इसका मतलब वो सिंपल एलिफेटिक चेन है। अगर वो कह देगा कि इसके अंदर कोई अनसैचुरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये कोई 7 मेंबर है, इस तरह से रिंग है। आया कुछ समझ में। अगर वो ये कह दे कि भाई इस 98 सिस्टम के अंदर एक हमने ऑक्सीजन ऐड करना है, अब अगर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा। अब ऑक्सीजन का कितना होता है मास, 16। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। तो ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो ऑक्सीजन 16 होता है, तो वो कितने CH यूनिट के इक्विवेलेंट होगा, कितने CH यूनिट के इक्विवेलेंट होगा, CH4 के इक्विवेलेंट होगा। एक ऑक्सीजन कितने CH यूनिट के इक्विवेलेंट होगा, CH4 के इक्विवेलेंट होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, CH4 माइनस कर देंगे, ठीक है। जब CH4 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C6H10O आ जाएगा। अब भी इसका मास कितना है भाई, 98 ही तो है, ठीक है। अगर वो कहता कि भाई इस कंपाउंड के अंदर एक नाइट्रोजन है, फिर क्या करते हम। अब एक नाइट्रोजन कितने यूनिट के इक्विवेलेंट हुई मेरी, CH2, ना सॉरी, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो 12 और 2 14, राइट। CH2 यूनिट के इक्विवेलेंट हुई। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए, C6H12N। इस तरह से क्या आपको एक कार्बन 13 रूल समझ में आया, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन वाला रिपीट कर दो, है बेटा, नाइट्रोजन वाला रिपीट कर दो। ओके। देखो मैं बोल रहा हूं आपको नाइट्रोजन वाला, कि अगर आपके पास फॉर्मूला था, मास दे देते हैं और वो कह दे कि कोरस्पॉन्डिंग इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आप तो तुक्का मारते रहोगे, अदरवाइज 98 के अंदर कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होने चाहिए। तो आप तो फिर क्या करते होंगे, तुक्का मारोगे ना, कि वो कभी 12 इसको 6 सेट करके देखोगे, आप तो बड़ा पजल हो जाओगे इसमें। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, आप 13 रूल बोलते हैं हम उसको। तो 13 रूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnHn प्लस R, ठीक है। इसको उससे डिवाइड कर दो 13 से। तो 13 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 98 है ना, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 सत्ते 91, ठीक है। यहाँ पे 7 बनेगा, ये N होता है, ये R होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा, C7H14 बनेगा। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर नाइट्रोजन भी ऐड करना है, और नाइट्रोजन का मास होता है बेटा 14 होता है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है। तो 14 कितने CH के बराबर होगा, CH2 के बराबर होगा। कैसे, कार्बन का 12 प्लस के 2 कितना हो गया, 14, कितना हो गया, 12 और 2 14 हो गया। तो यहां पर हम क्या करते हैं, फिर एक CH2 माइनस कर देंगे इसमें से। जब CH2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, C6H12, और ये यहाँ पे नाइट्रोजन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी 13 रूल अप्लाई करके
उसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया, बताओ। यस सर। ओके, अब आपने एक फॉर्मूला बनाना है। डिपेंड हो भी सकता है ठीक भी और गलत भी है, वो तो डिपेंड करता है। हाँ, आपका जो कंबाइन प्रॉब्लम आएगी, कंबाइन प्रॉब्लम का मतलब क्या है, उसमें आपको एनएमआर भी दिया होगा, उसमें आपको आईआर वैल्यू भी दी होगी, और उसमें आपको मास भी गिवन होगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या होना, तीनों की नॉलेज होनी चाहिए, तीनों की नॉलेज हमें होना चाहिए। और उसमें मेन चीज आपको होना चाहिए, बोले इनके एक तो टेस्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, टेस्ट के बारे में कि भाई अगर उसमें ये है, जैसे कि सपोज करो आपको दिया हुआ है कोई एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सपोज करो, पहले मैं बना लेता हूं। यस, आपके पास है कार्बन C9H है, H10 है, और ऑक्सीजन है, ये है। और अभी मैं अगर मैं उसको छोटा सा और कर दूं, ताकि तो आपने बना लिया ना, अब मैं मास देता सपोज करो इसका, तो मास कितना होता है भाई, आपने खुद निकालना है। 12 निम्मा 108 और 10 18 और 16। हाँ, करके देखना ये जरा। 214, नहीं नहीं, कितना है, 234, हाँ 234, इतना, इतने उसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी होने चाहिए। पहले तो फॉर्मूला बनाओ, फटाफट बनाओ। बनाओ बेटा, शाबाश। फिर हम आपको क्वेश्चन देंगे इसी से। टू 234 थोड़ी है बेटा, मास कितना है, 134 है, सॉरी। हाँ 234 बना रहा है तो तूने फिर तो आपने तो ना ना ना, 134 है मास, उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होना चाहिए, और उसमें 3 प्रोटॉन का सिंगलेट है, और डेल्टा वैल्यू अप्रोक्सीमेट है 2.3 सपोज करो, और उसके अंदर है 4 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है, तो 4 प्रोटॉन का जो है आपके पास है मल्टीप्लेट है वे, 4 प्रोटॉन का मल्टीप्लेट है। और नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लेट नहीं, दो दो प्रोटॉन का बनाता हूं मैं, 2 प्रोटॉन अलग है, 2 प्रोटॉन अलग है। जो 2 प्रोटॉन है उनकी डेल्टा वैल्यू है थोड़ी सी, मतलब 7 से ऊपर चली गई है उनकी, यानी अप्रोक्सीमेट 7.56 के आसपास, चलो। और जो नीचे वाले जो प्रोटॉन है, मतलब जो भी 2 प्रोटॉन हैं, वो भी मल्टीप्लेट ही हैं, ठीक है। और उनकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेट, कम चली गई, उनकी है 6.9 के आसपास होगी। और उसमें एक 3H का प्रोटॉन और है, जो क्या शो कर रहा है, सिंगलेट। उसकी जो डेल्टा वैल्यू है हमने बना दी है 3 बेंजीन डायरेक्टेड H, अप्रोक्सीमेट लगा लो उसकी 2.67 के आसपास, ये है।
ये डाटा दे रखा है 3 2 5 2 7 3 10। हाँ ये डाटा दे रखा है, ये मास दे रखा है और इंक्लूडिंग ऑक्सीजन भी है। तो आई थिंक फॉर्मूला तो बना लिया होगा आपने, सभी ने बनाया बच्चों? क्या फॉर्मूला बनाया है? C9H10O। C9H10O। O। देखो NMR से भी हमें पता चल जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि वो हाइड्रोजन बताता है, ठीक है। बट उसमें कई बार वो एक्सचेंजेबल प्रोटॉन देता है नहीं देता, वो डिपेंड करता है। बट इसमें भी देखो 3 2 5 2 7 और 3 10 10 ये है, और एक ऑक्सीजन भी बना लिया आपने। अब इससे आप क्या NMR का कंपाउंड डिसाइड बना सकते हो कि कौन सा NMR का कंपाउंड होगा? ट्राई करो फटाफट। फटाफट हरी अप बनाइए। पैरामिथाइल एसिटोफिनोन। एक बच्चे ने ये बताया भाई। ये बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो कई बार क्या होता है इस तरह का दे देगा, या फिर कंपाउंड में ये कह देता कि उसके अंदर ना एक कार्बोनिल की पीक आती है, कार्बोनिल की पीक अप्रोक्सीमेटली आती है 1600 के आसपास है कुछ, ठीक है। और एक बेंजीन की है इतनी पीक है, इस तरह से बोल सकता था। या फिर उसको मास दे देगा और फिर कहेगा कि मास की कोरस्पॉन्डिंग इतनी इतनी पीक्स दे रखी है। तो फिर हमें कई बार क्या होता है कि भाई इतनी पीक हमें दिखानी ही पड़ती है, पीक शो करना पड़ता है, तो हम कल परसों से सिस्टमैटिक वाइज करने लग जाएंगे। या फिर वो ये दे देता कि आपको गिवन कंपाउंड ये दे रखा है और वो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, 2,4 टोलेंट रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता। देखो क्या बोल रहा है वो कि आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है, टोलेंट टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि एल्डिहाइड तो है नहीं, क्योंकि ये आइडोफॉर्म जो होते हैं वो एल्डिहाइड भी देते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर मैं मान के सपोज करो यहां पर CHO बना देता, ठीक है, CHO बना देता, अब ये कंपाउंड ऐसा बन जाता कि ये आइडोफॉर्म भी टेस्ट देता, टोलेंट टेस्ट भी पॉजिटिव देता, है ना। तो कई बार आपको इस वजह से आपको ये टेस्ट की, केमिकल टेस्ट की, इनकी सबकी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तभी से आप क्या कर सकते हो, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी का जो हम सिस्टमेटिक वे से स्टार्ट करेंगे। आप जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पाविया से भी स्टडी कर सकते हो, जगमोहन से भी स्टडी कर सकते हो, और इन बुक से आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ओके